वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम फिर से आ चुके हैं आपके अपने क्लास 10th में, और आपके अपने क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड के पार्ट 3 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके लास्ट सेकंड लेक्चर से आगे। लास्ट सेकंड लेक्चर तक जो लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, वो जाकर के फटाफट से वहां पर देख लें और वापस से आ जाएं, ताकि हम लोगों को यहाँ से आगे करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपने क्या देखा था? ओम्स लॉ में आपने देखा था कि अगर मैं किसी कंडक्टर के बारे में बात करूं और उस कंडक्टर के सेक्शन के बीच में अगर कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, तो उस सेक्शन के बीच में जैसा ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, और ये मूवमेंट ऑफ करंट ये डिसाइड करता है कि करंट आपकी जो डिवाइस होगी वो किस तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है, किसी सेक्शन के बीच में जो करंट आ रहा है वो भी डिसाइड होता है इससे पोटेंशियल डिफरेंस से। तो वहीं पे ओम ने बताया था कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट जो है दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी के बारे में आपको बात पता चली तो वहीं पे एक बात और पता चली वहां पर कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है, और रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का होगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने मेजर करने के लिए एक यूनिट डिसाइड कर लिया था। उस यूनिट को हमने नाम दे दिया था ओम। आई होप याद होगा आपको। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज बात करने वाले हैं कि इस रेजिस्टेंस मतलब R को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आइए हम देखेंगे फैक्टर्स। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जब मैं बात करता हूँ किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ फॉलोइंग टर्म्स पर इफेक्ट होता है। वो कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है? तो आइए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं फिलहाल के लिए आपको एक कंडक्टर से रूबरू करा दूं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर इज अ कंडक्टर। ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसकी अपनी कोई डिफाइंड लेंथ है, ठीक है? अपनी कोई डिफाइंड लेंथ है और इसका अपना कोई डिफाइंड क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है? तो हर कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट की, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। करंट का फ्लो कुछ भी नहीं होता, जस्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पता ही है आपको। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है? अब मैं बात करूं कि अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब करंट की वैल्यू धीरे-धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है? देयर आर सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है? तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो पहला फैक्टर हमारे सामने आता है लेंथ। अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ के बारे में बात करूं मैं, तो लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की आपके मूवमेंट में कुछ कमी आ जाती है। तो आपकी लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट थोड़ा कम हो जाते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी करंट की कम हो जाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन की कंसिस्टेंसी वो घट जाएगी, करंट भी घटेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका इफेक्टिवली बढ़ जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूं अगर रेजिस्टेंस के दूसरे फैक्टर की, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दूसरे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करें कंडक्टर के, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, उनको स्पेस मिलेगा आगे बढ़ने का। जब इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट के लिए स्पेस मिलेगा तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, करंट बढ़ा और रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो सिमिलरली मैं बात करूं अगर एरिया पे, तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एरिया कोई और नहीं, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है? अब मैं बात करूं लेंथ की, तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में बात हुई थी, लेंथ ऑफ वायर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए मतलब अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को मैंने अभी फिलहाल के लिए कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे केस में मैं इसको लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल 12/A,
ठीक है ना। आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए लिख सकते हैं। तो एल क्या है आपका, लेंथ है, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, और देयर इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सच एज एल इनटू रो अपॉन ए। ये रो कौन है, तो बच्चों ये रो वो फैक्टर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बच्चों ये वो कांस्टेंट है जो हर कंडक्टर में एग्जिस्ट करता ही, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर है जो कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेयर आप रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। मतलब आपके अगर हम कॉपर वायर के बारे में बात करें, सिल्वर वायर के बारे में बात करें, और दूसरे अदर मेटल के बारे में बात करें, तो डिफरेंट मेटल के रो की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। रो का एक नाम भी है बच्चों, रो का नाम आप कहीं पे लिख लेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये वो फैक्टर है ऑफ वायर, ये वायर की रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये वो फैक्टर है जो हर कंडक्टर के नेचर के ऊपर फिक्स होगा, उसको आप नहीं हटा सकते। लेकिन एक बात याद रखते लीजिएगा कि ये जो भी बातें हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके फाइन। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी जो है वो रो की वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन कैसे निकालें, ठीक है। रो की डेफिनेशन क्या होगी, तो आइए रो की फटाफट से हम लोग डेफिनेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। सिमिलरली रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। नाउ अब मैं इसके फटाफट से यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। यूनिट, अगर मैं यूनिट निकालने की कोशिश करूँ तो आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, और इसका बच्चों क्या लिखेगा मीटर, ये कैंसिल हुआ, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो रो की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन निकालना होगा, तो हमारे पास एक मेथड है यूनिटरी मेथड। यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा, फिलहाल के आर को आपको डिसाइड करना है, आप ए की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। ए की वैल्यू आप रख दीजिए 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ डिसाइड कर लीजिए 1 मीटर। देन तो रो इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा आर, ठीक है। क्या समझे बच्चों आप कि ए की वैल्यू 1 कर दिया, एल की वैल्यू 1 कर दिया। जब देखिए जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का, पर्टिकुलर कोफिशिएंट का, पर्टिकुलर नेचर की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ या फिर हमें बनाना होता है, तो ऐसे केस में हम सारे टर्म्स को हम 1 कर देते हैं, और बाकी किसी एक टर्म को छोड़ करके जो कि हमारे हाथ में फिलहाल नहीं है, जिसको हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको छोड़कर। तो हमारे कंट्रोल में आर नहीं था, हमने एल को 1 कर दिया, ए को 1 कर दिया, यहाँ पर रो इज इक्वल टू आर आ गया। नाउ वी कैन से the conductor which have unit length and as well as unit cross section area, that conductor have resistivity is equal to the same as its resistance। तो बात समझिएगा कि यहाँ पर किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस ही उसके रो की वैल्यू ही कहलाएगी जब उसकी लेंथ 1 और उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। The resistivity is same as resistance, when its length and cross-sectional area is यूनिट। मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो उस समय आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो आर के इक्विवेलेंट होगी। बेसिकली मैं बता दूं कि कॉपर जो कि अच्छा होता है, किससे अच्छा होता है, कॉपर अच्छा होता है एल्युमिनियम से, तो वही मैं बात करूं कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी इससे, एल्युमिनियम से। रिमेंबर दैट।
तो ये तो बात हो गई इसकी, आपने डायमेंशन, आपने यूनिट भी निकाल लिया। तो अब मैं थोड़ी सी आगे बातें ले चलता हूं और थोड़ा देखने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके। ठीक है, आइए तो नोट, अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ वगैरह के बारे में बात करें, कंडक्टर की लेंथ वगैरह n टाइम्स बढ़ा दें तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो if length of conductor get twice of its length after stretching, ठीक है, अगर हम इसको खींच करके क्या कर दें, जस्ट डबल कर दें, तब क्या होगा बच्चों। ऐसे केस में क्या करना है, आपकी जो कंडक्टर रही होगी उसको आपने खींच दिया, ए था इसकी लेंथ क्या थी, एल थी, इसको आपने खींच दिया और ए को क्या कर दिया, जस्ट हाफ हो गया होगा, एल अगर आपने ट्वाइस कर दिया तो यहाँ पे जो L1 था वो L रहा होगा बच्चों, और जो आपकी नई वाली लेंथ है वो क्या होगी 12। पहले इसका एरिया क्या रहा होगा A1 और नाउ, ठीक है, और नाउ एरिया क्या हो गया होगा बच्चों A2। ठीक है, हिंस अब हम क्या बोल सकते हैं, एक बात याद रखिएगा, सिंस कंडक्टर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिंस वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, ठीक है, और वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि एक सिलेंडर है इसको ट्रीट करेंगे। तो A1 इनटू L1 और यहाँ पे बच्चों क्या लिखेगा A2 इनटू L2। यहाँ पे आप A1 की जगह A1 और L की जगह पे L लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे थोड़ा फटाफट से बच्चों हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो A1 बाई A2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं L2 बाई L1। L2 की वैल्यू 2L और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, L कैंसिल किया तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे L2 बाई L1 की वैल्यू 2/1 और A1 बाई A2 की वैल्यू भी 2/1 ही आएगी। नाउ रेजिस्टेंस जो है इनका रेशियो निकालते हैं, क्योंकि आपने इसको खींचा है तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सिमिलरली मैं बात करूं रो L1 बाई A1 और यहाँ पे रो L2 बाई A2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी जो फैक्टर्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर रो कैंसिल हो जाएगा और L1 बाई L2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा A2 बाई A1। सिमिलरली पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे L2 बाई L1 की वैल्यू 2/1 है, यहाँ पे L1 बाई L2 की वैल्यू फिर क्या आएगी, तो जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और सिमिलरली अगर यहाँ पे A1 बाई A2 की वैल्यू 2/1 आई तो A2 बाई A1 की बच्चों जस्ट उल्टी आएगी, रिवर्स आएगी, तो बच्चों यहाँ पे आप रख दीजिएगा 1/2। तो फिर बच्चों यहाँ पर R1 बाई R2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, R1 बाई R2 की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों आप 1/4, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4R1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर R1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आइडिया मिला आपको बच्चों, यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो नया रेजिस्टेंस है R2 की वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर है, किसका, R1 का, 2 का स्क्वायर इनटू R1। मतलब ये हुआ कि अगर आपने लेंथ को ट्वाइस कर दिया, लेंथ को ट्वाइस किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स। मतलब हम इसको एज इट इज n सपोज करें तो n का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, लाइन चेंज करके आप लिखेंगे therefore for stretching n times, ठीक है, n times, अगर आप इसको n times कीजिए, n times the resistance would be R dash is equal to n square R। तो ये बच्चों R dash क्या है, ये न्यू रेजिस्टेंस है, R क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस है, n क्या है, आपने कितने टाइम इसको क्या करा है, स्ट्रेच करा है। बात समझ में आ रही है, तो ये कहानी आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट होगा। ठीक है, आइए फटाफट से हम इस सब चीजों को अब हटा करके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसी तरीके से अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स कर दूं तो बच्चों, अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स कर दूंगा तो बच्चों नया जो रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर R से 3 कर लेंगे आप, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा R into 9।
ठीक है, 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पहले 20 ओम रहा होगा तो 20 इंटू 9 कर देंगे, आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव। अब मैं बात करूंगा कुछ फैक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले बात आती है बच्चों वोल्ट मीटर की। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर? ठीक है, और फिर मैं बात करूंगा ओमीटर की। ठीक है, ओमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर, व्हाट डू यू मीन बाय ओमीटर? ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर आपने सिंपली कहीं सर्किट में देखा ही होगा। उसका सिंबल ये है कि उसमें आपने देखा होगा उस डिवाइस में कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है और उसमें इस तरीके का निडल और इसमें बीच में यहाँ पर इस तरीके से बी मेंशन होता है। तो ऐसे डिवाइस आपने अक्सर घरों पे सबमर्सिबल वगैरह में या फिर आपकी मशीनों में लगे होंगे, बड़े हैवी डिवाइसेस में लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग वोल्ट मीटर कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली मैं बता दूं कि वोल्ट मीटर का यूज किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, देन द डिवाइस which uses for the measuring या measuring potential difference across the circuit between 2 points। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, तो इस डिवाइस को, दिस डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। बच्चों समझ में आया? अब मैं इसको सर्किट में लगाना कैसा हूं? ठीक है, तो सर्किट के बारे में हम लोग अभी जानेंगे वैसे। ठीक है, सर्किट को अभी हम लोग अच्छे से समझ भी लेंगे, डोंट वरी। लेकिन इतना जानिएगा कि हमें किसी रेजिस्टेंस में ही पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो उसी रेजिस्टेंस के बीच में मान लेते हैं मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है बच्चों, तो इसी रेजिस्टेंस के बीच में निकालना है। तो ये कैसे करके यहाँ पे क्या लगता है? वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो इसको हमें हमेशा कैसे जोड़ना होता है? तो याद रखिएगा, दिस इज ऑलवेज connected parallel into सर्किट। जिस सर्किट के बीच में निकालना है, जिस रेजिस्टेंस के बीच में निकालना है, उसमें हमेशा हम कैसे जोड़ देते हैं? पैरेलल, ताकि हमें दो पॉइंट क्या हो जाए? मिल जाए। जिस दो पॉइंट के बीच में हमें निकालना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलली वोल्ट मीटर जोड़ देना है। सिमिलरली मैं बात करूं ओमीटर की, व्हाट डू मीन बाय ओमीटर? तो ओमीटर इज द डिवाइस which is using for the measuring current। ठीक है, तो डेफिनेशन में बच्चों क्या हो जाएगा? तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पर थोड़ा सा नया कर देता हूं। तो यहाँ पर बच्चों ये मेजरिंग यहाँ पर मिटा दिया मैंने, और यहाँ पे आप बच्चों नया टॉपिक लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट? अमीटर। तो अमीटर इज व्हाट? द डिवाइस विच यूजिंग फॉर द मेजरिंग करेंट। ठीक है बच्चों, इससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे। करंट अक्रॉस द सर्किट ना करके बच्चों आप लिख सकते हो इन द सर्किट बच्चों। ठीक है, तो इन द सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स रख इन द सर्किट काफी है बच्चों। ठीक है, इन द सर्किट। तो क्या है? द डिवाइस विच यूजेस द मेजरिंग करंट इन द सर्किट, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अमीटर। नीचे बंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है क्या कहानी है? कहानी सिंपल से थी कि हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जिससे हमें करंट मेजर करना था। तो करंट मेजर करने के लिए हमने क्या कहा कि अमीटर वो डिवाइस होगा जिससे हम करंट मेजर करेंगे, और ये करंट जो है वो एक लीनियर पाथ पे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है, इसीलिए हम करंट का मेजरमेंट इस डिवाइस से करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बच्चों। ये किससे जुड़ता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, सर्किट में। सिमिलरली मैं बात करूं, हमारे पास भी ये रेजिस्टेंस है, कोई सर्किट है, और यहाँ पर मुझे ये करंट की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैसे जोड़ना होगा? यहाँ पे हमने जोड़ दिया अमीटर। तो अमीटर कैसे जोड़ना है? सीरीज में, ताकि ये
इसको मेजर कर ले। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइस देखने को मिला जिससे हम एम्पियर मेजर कर लेंगे। तो अमीटर की कहानी क्या है आपने ये भी देखी होगी। एम्पियर या अमीटर को हमने अगर देखा हो तो उसमें ए लिखा होता है बच्चों इस तरीके से, और हम इससे आराम से निडल से रीडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला जो है वो कुछ सिंबल्स है बच्चों। आइए फटाफट से कुछ सिंबल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं समझते हैं वो भी जान लें। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की कहानी यह है कि हमें सर्किट कब मिलेगी, जब हमारे पास क्या होंगे, सेल होगा। सेल के बारे में भी हम बात करेंगे। सेल बेसिकली आपने देखा भी है, सेल सिंपल सी डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो सेल, ठीक है, जिससे हमारे पास सेल हो, सेल को हमने किससे जोड़ना है, रेजिस्टेंस से, जिसमें हमें यूज करना है बल्ब हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। ये मान लीजिए बल्ब है बच्चों। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस सेक्शन के बीच में पोटेंशियल चेक करना है। तो इस बल्ब के सेक्शन के बीच में आपने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, अब आपको करंट चेक करना है, तो करंट चेक करना है तो करंट के लिए आपने यहाँ पे लगा दिया अमीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली वो डिवाइस होता है जिसमें कनेक्टिंग वायर, ये बच्चों कनेक्टिंग वायर हो गया, जिसमें कनेक्टिंग वायर हो बच्चों। ठीक है, कनेक्टिंग वायर हो, सेल हो, और सिंपली कोई बल्ब या फिर कोई डिवाइस हो। ठीक है, वोल्टमीटर और अमीटर हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दैट सर्किट विच कंटेन या दैट सिस्टम विच कंटेन कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स, और फिर उसके बाद बल्ब या फिर डिवाइसेस, जो भी है डिवाइस आपका यूज कर सकते हैं, डिवाइस, और फिर उसके बाद सेल एक्सेट्रा, और ऑप्शनली आप वोल्टमीटर और अमीटर यूज कर सकते हैं। दिस डिवाइस या दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट की कहानी समझ में आ गई। अब मैं सिंबल के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक डिवाइस और इसका सिंबल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस में बच्चों सबसे पहले आता है आपका वोल्टमीटर। तो बहुत अच्छे से जानते हैं वोल्टमीटर का सिंबल बच्चों, आप वी लिख करके इस तरीके से बता सकते हो, अमीटर। इसका सिंबल क्या होगा, एम्पियर, ऐसे बना दिया आपने। फिर उसके बाद बच्चों आता है रेजिस्टेंस, कोई भी आपका रेजिस्टेंस हो उसको आप इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। फिर उसके बाद होता है बच्चों रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो होते हैं जिनमें हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास कोई और भी फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना होगा बल्ब। तो बल्ब का सिंबल होता है बच्चों कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, स्विच, तो स्विच को बच्चों कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ठीक है, ये फिलहाल के लिए क्लोज स्विच है। ठीक है, ओपन स्विच भी होता है बच्चों, ये ओपन स्विच है। ठीक है, खुला हुआ है, इस समय करंट इसमें से सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हो गए। अगले क्लास में बच्चों हम लोग तैयार रहेंगे आगे के टॉपिक के लिए। आगे के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन बच्चों कैसे होंगे और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और इस सब के बारे में जानकारी के लिए अगले के लेक्चर का आपको करना होगा वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जय हिंद, जय भारत।